Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. Today I will discuss about the stress and strain. स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें भी सिंपल स्ट्रेन और सिंपल स्ट्रेन इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। तो लेक्चर को बिना स्किप किए कंप्लीट लेक्चर आप देखें, आपको 100% स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये बहुत ही गहराई से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हर एक जगह पे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का वैल्यू फाइंड करना, स्ट्रेस टर्म यूज होगा, स्ट्रेन टर्म यूज होगा, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता रहेगा पूरे सब्जेक्ट में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसा कि हेडिंग आपका बना हुआ भी है, इस सब्जेक्ट में हमेशा यूज होता रहेगा। तो चीज़ें के बारे में अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस समझ लेंगे। स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस को यदि डिफाइंड करें, थोड़ा डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसको क्लियरली समझते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? तो इट इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी। देखिए क्या चीज, तो इंटेंसिटी ऑफ internal resisting force. IRF is nothing but it is the internal resisting force. Internal resisting force. Internal resisting force developed at a point under ऑब्वियस है, लोड भी लगेगा, अंडर गिवन लोडिंग कंडीशन, अंडर गिवन लोडिंग कंडीशन पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए पूरे मतलब बातों को समझिएगा, इसको और भी सिंपल तरीके से भी लिखा जा सकता है कि इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन देखिए इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखना बहुत ज़रूरी है? इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स लिखना। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट अंडर गिवन लोडिंग कंडीशन। ऑब्वियस है, लोड भी अप्लाई होगा तब ही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। इफ देयर इज नो लोडिंग कंडीशन on the body, there is no internal resisting force developed at a point. There is no internal resisting force developed at a point. ठीक है, पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसी को बोलते हैं, या फिर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो भी यहाँ कर सकते थे, एज द रेशियो कर दे तो और भी बेहतर होगा, है ना। रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ भी ऐड कर दे, इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट अंडर गिवन लोडिंग कंडीशन पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब कहेंगे दैट इज आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको समझने से पहले एक बात, यहाँ से पहले एक बात समझ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेस को और भी डिटेल में थोड़ा समझेंगे। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि स्ट्रेस कहाँ पे होगा, तो देखिए लिखा हुआ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स लिया गया, एक्सटर्नल लिया गया है क्या? नहीं, इंटरनल वाला लिया गया है। तो आप ये बात गांठ बांध लीजिएगा कि जो स्ट्रेस होता है इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, इट इज द
internal property, it is the internal property of the material, property of the material of any body और ऑब्जेक्ट। देखिए क्या लिखे हैं, लिखिए एक स्ट्रेस जो है ये आल्सो इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी है? इंटरनल, है ना, किसका? तो मटेरियल का। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी या ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी और कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो स्ट्रेस कहाँ पे होता है? तो स्ट्रेस ऑलवेज इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ एनी बॉडी, ये भी लिख सकते हैं। it always induced in the material of a body। एक बॉडी के मटेरियल में इंड्यूस होता है। कहाँ पे इंड्यूस होता है? मटेरियल में इंड्यूस होता है। इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी के मटेरियल का। अब स्ट्रेस को यदि आप देखना चाहें ना तो बाहर से स्ट्रेस नहीं दिखता है। जैसे कि थोड़ा इसको समझने के लिए और फिर और भी डिटेल में डायग्राम बना करके समझेंगे हर एक चीज़ को, इसको और भी डिटेल में समझे थोड़ा तो क्या होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, स्ट्रेस एक जनरल टर्म में भी आप यूज करते हैं, बोलते हैं बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा है, बहुत स्ट्रेस आजकल जीवन में, ऐसा बोलते हैं। कब ऐसा बोलते हैं? जब नंबर ऑफ लोड एक्ट करता है, जब नंबर ऑफ लोड और फोर्स एक्ट करता है। यहाँ पे आपके लिए लोड और फोर्स क्या हुआ? सपोज कीजिए एग्ज़ाम का प्रेशर, एग्ज़ाम का लोड, घर में कुछ टेंशन है उसका लोड, और भी कुछ बहुत तरह तरह की बातें, दोस्त से झगड़ा हो गया, कहीं और भी चीज़ें बहुत कुछ है, उसकी वजह से आपके माइंड पे लोड एक्ट करता है। उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या जनरेट होता है? स्ट्रेस। तो आप उस कंडीशन में यूज करते हैं जनरलाइज्ड टर्म, बातों बातों में यूज करते हैं बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो रहा है। सेम चीज़ है यहाँ पे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, सेम चीज़ है यहाँ पे, सेम है। मटेरियल में भी ऐसा ही होता है। मटेरियल का जब अंडर लोडिंग कंडीशन होता है, जब आप मटेरियल के ऊपर, बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, तो बॉडी के ऊपर जब लोड अप्लाई करते हैं तो बॉडी मटेरियल से बना हुआ है, तो मटेरियल में स्ट्रेस इंड्यूस होता है। क्यों स्ट्रेस इंड्यूस होता है? क्योंकि जब बॉडी को आप बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने की वजह से बॉडी अंदर से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप लोड अप्लाई किए और डिफॉर्म हो जाएगा बॉडी, टूट जाएगा बॉडी, नहीं टूटेगा। नहीं टूटने का मतलब क्या है कि जो लोड आप अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे, उतना ही अमाउंट का जो लोड है या उससे ज़्यादा अमाउंट का, ज़्यादा तो ऐसे नहीं हो पाएगा, उतना अमाउंट का जो इंटरनली रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करेगा बॉडी आपका इंटरनली, और टूटने नहीं देगा, उसको रजिस्ट करेगा, टूटने को, फेल्योर को रजिस्ट करेगा। तो वही है स्ट्रेस की इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एक यूनिट रजिस्टिंग एरिया में कितना अमाउंट का रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, उस दोनों का रेशियो को कहा जाता है स्ट्रेस। उसी दोनों को रेशियो को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस। खैर ये थोड़ा सा बात यहाँ से आप समझ गए। अब एक बात यहाँ से आपको बतलाते हैं, यदि आपसे पूछे कोई कि यूनिट क्या होगा, किसका यूनिट, ऑब्वियस स्ट्रेस लिखे हैं, स्ट्रेस का यूनिट। आप कहेंगे सर यूनिट निकालना आसान होता है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस का यूनिट निकालेंगे, ऊपर में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एरिया ये कंप्लीट लिख दीजिए डियर, ये छूट गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एरिया का क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, एसआई यूनिट। और आप जानते हैं इसी को कहा जाता है क्या? पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। क्योंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका जो यूनिट है वो सिर्फ पास्कल ही नहीं होगा, मेगा पास्कल भी होगा, गीगा पास्कल भी होगा, सिंपली पास्कल भी होगा, और भी हो सकता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी हो सकता है ना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, कैसा भी यूनिट हो सकता है। लेकिन ऊपर में फोर्स का ही यूनिट होगा, नीचे में आपका एरिया का ही यूनिट होगा। और भी यूनिट क्या हो सकता है? किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
क्योंकि आप जानते हैं 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स का केजीएफ किलोग्राम फोर्स 1 केजीएफ इज इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। तो ये सब कोई भी यूनिट हो सकता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट है पास्कल। 1 मेगा पास्कल का जो वैल्यू होता है, मेगा का मतलब होता है 10 टू दी पावर 6, तो 1 मेगा पास्कल आपसे कोई पूछ दे तो ये होगा 10 टू दी पावर 6 पास्कल। 10 टू दी पावर 6 पास्कल। आपसे कोई 1 गीगा पास्कल पूछ दे, 1 गीगा पास्कल, तो आप लिखिएगा 10 टू दी पावर 9 पास्कल। 10 टू दी पावर 9 पास्कल। आप बेसिक ये सब चीज़ें सीख चुके हैं, पहले भी आप जानते थे पहले से ही। खैर यहाँ पे रिवाइज करा दी 1 गीगा पास्कल। ठीक है, 1 मेगा पास्कल में 10 टू दी पावर 6 पास्कल, 1 गीगा पास्कल 10 टू दी पावर 9 पास्कल होता है। और भी कुछ बातें याद रखेंगे आप। यदि आपको कभी कोई बोले कि 1 मेगा पास्कल जो होता है किसके बराबर है, तो ऑब्वियस में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। आप ड्राइव करके देख सकते हैं कि 1 मेगा पास्कल 10 टू दी पावर 6 पास्कल के बराबर और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर। तो 10 टू दी पावर 6 पास्कल का मतलब क्या हुआ? 10 टू दी पावर 6 पास्कल का मतलब हुआ 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर को mm में चेंज कर दिए, ये वाला वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। ऐसे ही डियर 1 गीगा पास्कल का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी होता है। तो ये सब वैल्यू फ्रीक्वेंटली यूज होता रहेगा। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये एक डेटा ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे एक मुद्दे का बात होता है, अभी स्ट्रेस आपको डिटेल में नहीं बतलाए हैं, डायग्राम बना करके डिटेल में बताएंगे। अभी स्ट्रेस आगे भी बतलाएंगे, अभी तो नॉर्मली डेफिनेशन लिखे थोड़ा सा बातें की आपसे। यहाँ पे एक बात जो बहुत बच्चे के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, उम्मीद है कि यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है जो पास्कल है, तो पास्कल तो यूनिट प्रेशर का भी होता है। समझ में आ रहा है? मुस्कुराइए। पास्कल तो यूनिट प्रेशर का भी होता है, यानी कि प्रेशर और स्ट्रेस का जो यूनिट है वो दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। तो क्या जब दोनों का यूनिट सेम है तो क्या दोनों सेम चीज़ें हैं? क्या दोनों सेम चीज़ है क्या? देखिए बच्चे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल भी स्ट्रेस और जो आपका प्रेशर है वो दोनों सेम चीज़ नहीं है। नहीं है। क्या डिफरेंस है? पहले डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद स्ट्रेस को और भी डिटेल में हम आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसको मिटाते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि क्या ब्यूटीफुल सा डिफरेंस है प्रेशर में और स्ट्रेस में हमारा। मिटाते हैं इसको। चलिए, अभी आपको बताएं कि दोनों में पहले डिफरेंस हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद ही स्ट्रेस को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिफरेंस समझते हैं, यानी कि हेडिंग बनाते हैं डिफरेंस बिटवीन। ये बात ना बहुत ज़रूरी है समझना, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर समझिए। देखिए, एक साइड में लिख देते हैं प्रेशर, बेहतर होगा तरीके से थोड़ा पढ़ते हैं, और एक साइड में लिख देते हैं स्ट्रेस। देखिए क्या होता है, दोनों बारी बारी से समझते हैं। तो प्रेशर जो है, प्रेशर, वो प्रेशर क्या होता है? ऑलवेज बॉडी की नॉर्मली एक्ट करता है। प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल होता है। ऑलवेज क्या होता है? नॉर्मल होता है। यानी प्रेशर एक्ट्स ऑलवेज नॉर्मली। कैसे एक्ट करता है? ऑलवेज नॉर्मली एक्ट करता है, या फिर इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन। नॉर्मल टू दी क्या होता है? क्रॉस सेक्शन।
लेकिन यही स्ट्रेस के बारे में समझे, यूनिट तो दोनों का सेम है। यदि यूनिट का बात करें तो इसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं हम लोग, पास्कल, है ना। ये भी तो आप इसको भी लिख सकते हैं ना, पास्कल। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ये भी क्या हुआ, या फिर पास्कल। ये बात आप समझते हैं। लेकिन स्ट्रेस के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इट एक्ट्स नॉर्मल या पैरेलल। देखिए ये दोनों होता है, नॉर्मल या पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन, टू दी क्रॉस सेक्शन अंडर गिवन लोडिंग कंडीशन, अंडर गिवन लोडिंग कंडीशंस, या फिर बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन लोड। देखिए डिपेंड्स ऑन लोड का मतलब अलग अलग लोड की वजह से स्ट्रेस का वैल्यू आएगा, और इट एक्ट्स नॉर्मल या पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन। जो स्ट्रेस होता है ये या तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। नॉर्मल होता है या फिर पैरेलल भी होता है, क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल भी होता है और पैरेलल भी, लेकिन इट एक्ट्स ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल को और क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन। एक तो यहीं से बात समझ में आ गया कि ये ऑलवेज जो होता है, जैसे देखिए ये बॉडी कहीं पे आप थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि कोई बॉडी है, मान लीजिए एक ये बॉडी है, अभी डिटेल में समझ ही जाएंगे। ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी पे क्या होगा, स्ट्रेस का वैल्यू देखिए, स्ट्रेस का वैल्यू इस क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, एक क्रॉस सेक्शन दिखा है, समझिए इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर भी स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, या फिर देखिए ऐसा भी हो सकता है। कब क्या होगा वो स्ट्रेस जब पढ़ लेंगे तब समझ में आपको और भी क्लियरली आएगा। या फिर देखिए इस टाइप से भी हो सकता है, ये क्रॉस सेक्शन आपका, तो क्रॉस सेक्शन के देखिए ऐसा वाला भी, इसको टॉ से दिखा रहे हैं, टॉ। ये एक्चुअली में इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। इस तरह का बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी को नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, सिंबल होता है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। और इसको बोला जाता है शियर स्ट्रेस, बाद में क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इसको पढ़ते हैं टॉ, TAU, टॉ। खैर समझाना था, समझा दिया आपको कि जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल सिर्फ नहीं होगा, नॉर्मल भी होगा और पैरेलल होगा। ये देखिए क्या है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, ये हम क्रॉस सेक्शन इसको कह रहे हैं, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। और ये भी क्या है आपका, ये भी क्रॉस सेक्शन ही है। तो क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री पे है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। अब देखिए इधर साइड में ये क्रॉस सेक्शन है, तो कैसे नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर, और ये पैरेलल। ये वाला क्या, तो पैरेलल शियर, और इसमें नॉर्मल वाला में क्या, नॉर्मल, दोनों। लेकिन प्रेशर का जब बात करेंगे तो प्रेशर ऑलवेज नॉर्मल ही होता है। कहीं भी किसी पॉइंट का प्रेशर का बात करें तो नॉर्मल होगा, क्रॉस सेक्शन के ऑलवेज नॉर्मल होगा प्रेशर। खैर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगला पॉइंट में बातें करें तो क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेशर का वैल्यू एक पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में सेम होता है, यानी कि प्रेशर रिमेन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ऐसे बोल सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड of pressure at a point in all direction remains same। क्या होता है, तो सभी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड प्रेशर का जो होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेशर का, वो ये पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन रिमेन सेम, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। मतलब कि हर डायरेक्शन में एक पॉइंट का बात करें, जैसे कि देखिए समझने के लिए, मान लीजिए एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट में इधर प्रेशर का वैल्यू P, इधर Y में भी क्या होगा P, Z में भी क्या होगा P होगा। एक पॉइंट पे प्रेशर का बात करें तो बिल्कुल भी प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है, लेकिन वही स्ट्रेस का बात करें
तो स्ट्रेस का वैल्यू जो होता है वो डायरेक्शन टू डायरेक्शन या प्लेन टू प्लेन वेरीज करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इट्स वैल्यू वेरीज, है ना, इट्स वैल्यू वेरीज डायरेक्शन टू डायरेक्शन और ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लेन टू प्लेन मतलब अलग अलग प्लेन में। जैसे यहाँ पे शियर स्ट्रेस आप जो देख पा रहे हैं, अभी शियर स्ट्रेस के बारे में नॉर्मल स्ट्रेस आपको बताया नहीं है, बताएंगे फर्दर, अभी बस नेमिंग आप समझिए, बस इस पॉइंट को याद रखने के लिए। तो शियर स्ट्रेस आप देख पा रहे हैं, ये मेरा मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है, इधर साइड से दिख रहा है, तो देखिए क्रॉस सेक्शन यानी एक प्लेन हुआ, तो प्लेन पे, है ना, प्लेन टू प्लेन अलग अलग भी होता है, इसी को प्लेन बोल रहे हैं। और डायरेक्शन टू डायरेक्शन भी अलग अलग होता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, अलग अलग प्लेन में अलग अलग वैल्यू होता है स्ट्रेस का। लेकिन प्रेशर का वैल्यू एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डियर। अगला पॉइंट का डिफरेंस का बात करें तो देखिए क्या होता है डिफरेंस। अब प्रेशर को प्रेशर गेज से मेजर कर सकते हैं। प्रेशर can be measured by किससे? तो can be measured by pressure gauge can be measured by pressure gauge का मतलब होता है प्रेशर मेजर करने वाला इक्विपमेंट। आप मेजर कर सकते हैं, जैसे बैरोमीटर आप नाम सुने हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का को मेजर करता है बैरोमीटर आपका। तो बैरोमीटर के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं प्रेशर का वैल्यू को, है ना। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिससे आप प्रेशर का वैल्यू मेजर कर सकते हैं ईजिली। लेकिन थोड़ा समझिए ना, इधर आइए जरा। अब स्ट्रेस का वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। देखिए गेज से मेजर नहीं किया जा सकता है, फार्मूला से आप कर सकते हैं, फार्मूला से कर सकते हैं आप, गेज से मेजर नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, it can't be measured by gauge। कोई गेज नहीं बना हुआ है जिसको आप बिल्कुल भी टच में लाएं, जैसे थर्मोमीटर के तरह बता देता है टेम्परेचर सेंस करके, वैसे ही गेज को टच में लाकर बता देगा आप में कितना स्ट्रेस है। ये नहीं है डिवाइस। बट एक बात याद रखिएगा, एक और टर्म है स्ट्रेन है, क्योंकि स्ट्रेन इसी में पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं स्ट्रेन, लेकिन यहाँ चीज़ों को चिपका देते हैं थोड़ा सा। बट स्ट्रेन, उसमें भी नॉर्मल स्ट्रेन, बट स्ट्रेन यानी कि दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन। स्ट्रेन में भी कैसा वाला स्ट्रेन? नॉर्मल क्या होता है ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे थोड़ी देर, ठीक है। तो स्ट्रेन दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन, अभी डिफरेंस बता रहे हैं आपको। तो नॉर्मल स्ट्रेन कैन बी मेजर्ड, ये मेजर किया जा सकता है। स्ट्रेन गेज होता है जिससे स्ट्रेन मेजर किया जाता है। स्ट्रेन इज नथिंग बट, सिंपली बताएं तो स्ट्रेन, डिटेल में चलेंगे ही। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डिफॉर्मेशन, या फिर स्ट्रेन का मतलब होता है सिंपली डिफॉर्मेशन मतलब, है ना, यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो को स्ट्रेन बोला जाता है। स्ट्रेन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। और भी डिफरेंस का बात करें, देखिए ऊपर मिटाते हैं और भी डिफरेंस आपको बतलाते हैं इसके बीच में। 3 डिफरेंस तो यहाँ हो गया। देखिए प्रेशर जो होगा वो प्रेशर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर प्रेशर क्या है? तो प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स। देखिए क्या है? तो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। देखिए यहाँ लिखे हैं एक्सटर्नल लिखे हैं, लेकिन यही यदि स्ट्रेस के बारे में समझें, स्ट्रेस के बारे में, तो स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। स्ट्रेस में क्या होगा? तो इंटरनल फोर्स होता है। ये वाला यूनिट फर्स्ट वाला पॉइंट को मिटा देते हैं, स्ट्रेस क्या होता है इसी में डिफरेंस 4th नंबर में, कि स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इसमें होता है, उसमें क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, उसमें आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये भी एक डिफरेंस है।
और भी डिफरेंस है, चलिए लिखते हैं और भी डिफरेंस आपको बताते हैं। बहुत सारे डिफरेंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए प्रेशर एक क्या है, तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक डिफरेंस है। प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, अब सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर जो है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, आप 8-9 में ही पढ़े होंगे, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे कि 10 पास्कल, 20 पास्कल, ये नहीं बोला जाता कि 10 पास्कल नॉर्थ में एक्ट कर रहा है, ये नहीं बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता है। ओनली मैग्नीट्यूड, जितने क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर कहलाता है। जैसे वेक्टर और एक स्केलर होता है। वेक्टर क्या होता है, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ, कौन कौन, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे कि फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जब भी आप बातें करते हैं तो 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, तो इन दिस डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन आप स्पेसिफाई करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब ऐसे ही आप वेलोसिटी का बात करते हैं तो बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड का बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना। इस टाइप से चीज़ें को आप समझ पाते हैं। तो प्रेशर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आप पढ़े हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में, आपको थोड़ा बताएं। लेकिन यहाँ पे इसको हम रेट से थोड़ा लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं आप समझिएगा, इसको, इस पॉइंट को याद रखिएगा। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस वो कैसा क्वांटिटी, स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी, टेंसर, टेंशन नहीं, टेंसर, SOR, स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। कैसा है, टेंसर है। टेंसर का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिए चीज़ों को। जो न ही वेक्टर है, एक सिंपल बात में, नैदर वेक्टर नॉर स्केलर, दोज क्वांटिटी विच इज नैदर वेक्टर, पूरा लिखिएगा, दोज क्वांटिटी विच इज नैदर वेक्टर नॉर स्केलर, न ही वेक्टर है कंप्लीटली और न ही स्केलर है, तो उसको क्या बोलेंगे, टेंसर बोलेंगे, टेंसर बोलेंगे। और भी अलग तरीके से टेंसर को बोलना चाहें तो देखिए टेंसर क्या होता है, विच हैव मोर देन वन डायरेक्शन, दी वेक्टर्स, ऐसे बोलिए, दी वेक्टर विच हैव मोर देन कितना डायरेक्शन, तो मोर देन वन डायरेक्शन, तो उसको भी बोलते हैं टेंसर। उसको क्या बोलते हैं, टेंसर। टेंसर का और भी एग्जांपल, जैसे स्ट्रेन भी आपका एक टेंसर क्वांटिटी है, स्ट्रेन भी क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक टेंसर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, एक आपका टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेन भी टेंसर क्वांटिटी, तो याद रखिएगा ये होता है आपका स्केलर, लेकिन ये होता है टेंसर होता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और भी पॉइंट है, उस पॉइंट को और भी डिस्कस करते हैं और आपको बतलाते हैं कि क्या होता है। जैसे देखिए आप थोड़ा सा टेंसर के टर्म में बात करें ना, तो एक चीज़ और भी नॉलेज के लिए आपको बतला देते हैं। जैसे स्केलर जो होता है, स्केलर, इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर, जीरो ऑर्डर टेंसर। कैसा है, इसको बोलते हैं तो जीरो ऑर्डर टेंसर है। वेक्टर जो होता है, जीरो का मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, वही ओनली मैग्नीट्यूड, एक इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। वेक्टर को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर का मतलब हुआ कि डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर का मतलब क्या होगा, विच हैव ओनली वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन होगा, तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर टेंसर बोला जाता है, सिंगल डायरेक्शन होगा। लेकिन यही यदि टेंसर का बात करें, टेंसर का, तो टेंसर होता है सेकेंड ऑर्डर, है ना, सेकेंड ऑर्डर वेक्टर इज कॉल्ड टेंसर। सेकेंड ऑर्डर वेक्टर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर वेक्टर इज कॉल्ड टेंसर, यानी कि द वेक्टर्स विच हैव मोर देन वन डायरेक्शन, यानी कि वन से ज़्यादा, टू डायरेक्शन होगा, तो टू डायरेक्शन। या सिंपली आप यहाँ पे मोर देन न लिख करके आप एक काम करें, विच हैव
विच हैव टू डायरेक्शन, ऐसे कर दें, विच हैव टू डायरेक्शंस, ये ज़्यादा सही होगा। विच हैव टू डायरेक्शंस दिए, जिसको क्या बोलते हैं, टेंसर बोला जाता है, विच हैव टू डायरेक्शन। अब देखिए सिंपली आप ये बात समझ ही गए हैं। और भी एक है जिसको हम रेड से ही लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बात है इसीलिए हम रेड से लिख रहे हैं, एक अलग सा पॉइंट है। आप ये डिफरेंस नहीं है एक्चुअली में, ये अलग सा एक पॉइंट लिख रहे हैं। जो पॉइंट समझिएगा, डिफरेंस एनफ होगी आपको, उम्मीद है कि इतना डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक आध और डिफरेंस लिखेंगे। जैसे देखिए क्या होता है, कभी भी स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो प्रेशर कैन डेवलप, ऐसे समझिए आप, द प्रेशर कैन डेवलप द स्ट्रेस, प्रेशर क्या डेवलप कर सकता है, स्ट्रेस डेवलप कर सकता है, बट रिवर्स कैन नॉट ट्रू। बात समझिए, रिवर्स कैन नॉट ट्रू का मतलब, प्रेशर जो है वो स्ट्रेस मटेरियल में डेवलप कर सकता है, कोई भी मटेरियल में। यदि आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर है, तो जो सिलेंडर का मटेरियल है उस प्रेशर की वजह से उस मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होगा, उस प्रेशर की वजह से मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होगा। बट रिवर्स कैन नॉट बी ट्रू, कहने का मतलब स्ट्रेस की वजह से प्रेशर मटेरियल में नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों। स्ट्रेस की वजह से प्रेशर कभी नहीं आता, प्रेशर की वजह से मटेरियल में स्ट्रेस लेकिन इंड्यूस होता है, हो सकता है। अब चीज़ों को ये बात ज़रूर गांठ बांध के रखिए अच्छे से, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप उम्मीद है कि सारा डेफिनेशन, ये सारा चीज़ों समझ ही गए। एक और डिफरेंस में आप लिख सकते हैं जो कि ऑलरेडी एक्चुअली में लिख चुके हैं। प्रेशर में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसमें इंटरनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल वाला वैल्यू होता है और इसमें इंटरनल वाला वैल्यू होता है फोर्स का। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए आप उस डिफरेंस को नहीं लिखेंगे। इतना डिफरेंस से आपको प्रेशर और स्ट्रेस में अब कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, दोनों अलग चीज़ है। अब कभी किसी को पूछेंगे आप, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है तो कन्फ्यूजन होता है। प्रेशर का जब भी यूनिट एक्वायर करता है, स्ट्रेस भी, तो क्या सेम है क्या? नहीं है सेम, नहीं है सेम। देखिए कितना तरीके से आपको बतलाए कि सेम बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेस का वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, लेकिन प्रेशर का वैल्यू एक पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में सेम होता है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को चूज करें आप और देखें कि सब डायरेक्शन में कितना है, तो आप देखेंगे कि प्रेशर रिमेन्स सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर वैल्यू रिमेन्स सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर वैल्यू रिमेन्स सेम। अब इसी में आपको स्ट्रेस बेसिक थोड़ा बतलाते हैं, स्ट्रेस अब डिटेल में चलते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेन बतलाते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बतलाएंगे बहुत अच्छे से, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बतलाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आपको बतलाते हैं। चलिए डियर, अब देखते हैं स्ट्रेस, अब समझते हैं। देखिए स्ट्रेस क्या है, तो एक टेंसर क्वांटिटी है, अभी बता दिया ना, स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी। थोड़ा और भी बातें करें तो टेंसर से रिलेटेड बात यदि करें तो देखिए क्या होता है, क्यों ऐसा बोलते हैं। टेंसर यानी स्ट्रेस क्या है एक, तो आप कहेंगे कि स्ट्रेस जो है, आप बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर। क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर टेंसर है स्ट्रेस। सेकेंड ऑर्डर क्या है, टेंसर है। टेंसर क्यों बोला गया, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसीलिए जीरो ऑर्डर टेंसर बोला गया है। टेंसर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस डायरेक्शन तो है ही, प्लस एरिया भी होता है, और एरिया का डायरेक्शन का भी मीनिंग होता है। इसीलिए यहाँ पे वन से अधिक डायरेक्शन बोला जाता है कि टेंसर का मतलब होता है द वेक्टर्स हैविंग मोर देन वन डायरेक्शन, द वेक्टर्स हैविंग मोर देन वन डायरेक्शन, या सिंपली द वेक्टर्स हैविंग टू डायरेक्शन। टेंसर द वेक्टर्स हैविंग मोर देन वन डायरेक्शन। तो मोर देन वन डायरेक्शन क्या, एक तो हो गया डायरेक्शन फोर्स का कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, और एक एरिया का भी डायरेक्शन का मीनिंग होता है। उसी की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, इस तरीके का अलग अलग स्ट्रेस
स्ट्रेस को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग तरीके से स्ट्रेस में, जो कि आने वाला लेक्चर में आप देखेंगे इन सब चीज़ों को। तो अभी इतने बात समझिए, टेंसर इसीलिए एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ एरिया भी है, और एरिया का डायरेक्शन को भी कंसीडर किया जाता है, इसीलिए इस सब क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। खैर चलिए, अब स्ट्रेस को थोड़ा अच्छे से समझना था, समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रेस को समझने के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बना करके आपको समझाते हैं। जैसे ये सपोज कीजिए एक सिलेंडर बनाए, ये सिलेंडर है, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बार। अब ऑब्वियस है यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे, ये माना गया है कि सिलेंड्रिकल बार कैसा है, प्रिज्मेटिक है, होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक, हर एक चीज़ होगा, क्योंकि आपको हम एजम्पशंस प्रीवियस लेक्चर में ही बताए हैं। ये सिलेंड्रिकल बार है, इसका क्या है, ये एक्सिस है, ये सिलेंड्रिकल बार का दिस इज एक्सिस, सेंट्राइडल एक्सिस, सेंटर से पास करता है, सेंट्राइडल एक्सिस। अब यहाँ से इसके अलोंग जो है एक फोर्स लग रहा है, लोड लग रहा है, लोड P से दिखा रहे हैं लोड को, LOAD, आप इसी को फोर्स से ही बोल सकते हैं। यहाँ पे भी इधर भी इक्वल एंड अपोजिट क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लोड लग रहा है P लोड, ठीक है, दोनों साइड से बराबर लग रहा है, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। एक साइड लगेगा तो लेकर के इसको भाग जाएगा, तो आप स्ट्रेस फाइंड कैसे करेंगे, क्लियर है ना। तो समझिएगा दोनों साइड से लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट लगना जरूरी है। आप कहेंगे एक साइड से फिक्स किया हुआ है सर, फिक्स किया हुआ है तो फिक्स टूटेगा नहीं ना, इसका मतलब जितना अमाउंट से आप खींच रहे हैं उतना ही अमाउंट से रजिस्ट करेगा, तो बात तो वही हो गया, दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इसका सपोज कीजिए इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ लेंथ भी है, और इस सिलेंडर का डायमीटर भी है, इस सिलेंडर का क्या है, डी डायमीटर भी है। अब समझने के लिए एक प्लेन कंसीडर करते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे कंसीडर करते हैं, देखिए आप एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज योर सेपरेटिंग प्लेन, SP, सेपरेटिंग प्लेन, SP लिख लीजिएगा, सेपरेट करने का काम करेगा। या फिर CP, कटिंग प्लेन, प्लेन का मतलब होता है दो एक्सिस से बना हुआ है, दो एक्सिस है इसमें, एक आपका पेपर जैसा, पेपर इसमें इंसर्ट कर दिए हैं ऐसे 3D में, आप समझिएगा ये आपका था, इसमें पेपर एक इंसर्ट करके दिखाए, एक प्लेन दिखाए हैं, प्लेन है ना, प्लेन दिखाए, इस तरीके से प्लेन दिखाए हैं, तो सेपरेटिंग प्लेन बोल सकते हैं, या फिर प्रोफाइल प्लेन भी बोल सकते हैं, PP भी बोल सकते हैं, कटिंग प्लेन, सेपरेटिंग प्लेन, कटिंग प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। क्यों दिखाए, अभी हम आपको बताएंगे कि क्यों दिखाए। होगा क्या, कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे आप एक बाहर से पुलिंग नेचर का फोर्स लगाएंगे, ये पुलिंग नेचर, पुशिंग नेचर क्या होता है डिटेल में और भी आगे आने वाले लेक्चर में आपको समझ में आएगा। पुलिंग है, खींचने वाला है, इधर भी कैसा है, पुलिंग है, पुलिंग का मतलब खींचने वाला, टेंसाइल नेचर का, टेंसाइल नेचर का फोर्स। जैसे आप इस बॉडी पे लगाएंगे तो क्या होगा कि क्या ये बॉडी टूट जाएगा, क्या कटिंग प्लेन से कट होकर के अलग हो जाएगा क्या। अब कटिंग प्लेन सेंटर पे नहीं है, ये मत समझिएगा कि L/2 में है, कहीं भी हो सकता है, कंसीडर कर लिए, एज्यूम किए कटिंग प्लेन। और ये भी एज्यूम किए हैं कि ये बार कैसा है, प्रिज्मेटिक है, ये बार कैसा है, प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक का मतलब एवरीवेयर क्रॉस सेक्शनल रिमेन सेम, एवरीवेयर क्रॉस सेक्शनल रिमेन सेम थ्रू आउट द लेंथ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डियर कि कैसा बार कंसीडर किए हैं, तो प्रिज्मेटिक बार कंसीडर किए। ये जो बार है पूरा सिलेंड्रिकल बार, ये पूरा सिलेंड्रिकल बार कैसा है, प्रिज्मेटिक, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन से इसको यदि कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो रिमेन्स सेम होगा, चेंज नहीं करेगा, तो उस तरह बार को क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बार। खैर इतना बात तो आपको अभी तक समझ में आ गया, ये एक सेपरेटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन है या प्रोफाइल प्लेन है, ये भी बातें समझ में आया है। अब जैसे देखिए, यदि इस मटेरियल पे आप लोड लगाएंगे, जैसे सपोज कीजिए यही मटेरियल है बिल्कुल भी, इसी को प्रोजेक्ट करके यहाँ पे बोर्ड पे बनाए हैं, तो इस मटेरियल पे जब आप लोड लगाएंगे, पुलिंग नेचर का लोड लगाएंगे, पुशिंग भी होगा, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पुलिंग नेचर का यहाँ जो हो रहा है, पुलिंग नेचर का जब आप फोर्स लगाएंगे तो क्या ये टूट जाएगा, क्या नहीं टूटेगा, क्योंकि मटेरियल भी, आप एक सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझिए, समझाने जा रहे हैं, मटेरियल भी बोलेगा डियर। अब कहेंगे बोलेगा सर, बोलता भी है क्या, समझिए चीज़ों को, मटेरियल भी बोलेगा कि क्या हम ऐसा थोड़े है कि टूटने के लिए आए हैं,
धरती में, दुनिया में जो आए वो टूटने के लिए नहीं आए हैं। अब फोर्स लगाएंगे तो हम टूट नहीं जाएंगे तुरंत में। हाँ, तो कब टूटेंगे? तो क्या होगा, नहीं टूटने का मीनिंग क्या हुआ कि जो अमाउंट का फोर्स आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या इसके वजह से इंटरनली रजिस्टिंग फोर्स मटेरियल खुद से डेवलप कर रहा है। क्योंकि मटेरियल का भी एक अपना स्ट्रेंथ होता है, अपना आप में सभी मटेरियल का अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है। तो स्ट्रेंथ की वजह से मटेरियल इंटरनली किसी क्रॉस सेक्शन को कट करके आप देखेंगे, जैसे ये सेपरेटिंग प्लेन है, इसी पे वही देखेंगे हम लोग, इसीलिए सेपरेटिंग प्लेन बनाए हैं यहाँ पे। तो इस प्लेन पे अंदर घुस करके आप बैठ करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से मटेरियल जो है वो रजिस्ट कर रहा है पी को, अपोजिट डायरेक्शन में रजिस्ट कर रहा है। कैसे रजिस्ट कर रहा है, थोड़ा बना करके एक और डायग्राम से इस चीज़ को समझाते हैं क्लियर। इससे छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए, सपोज हुआ ऐसा, ये डॉटेड लाइन से दिखाइएगा, है ना। देखिए, ये है आपका देखिए, यही था ना। यहाँ से क्या लगाए थे, पी अमाउंट का लोड अप्लाई हुआ था, इधर से भी पी अमाउंट का लोड अप्लाई हुआ था। तो लोड अप्लाई होने के बाद ये जो सेपरेटिंग प्लेन है वहाँ से इसको सेपरेट किए। तो इस सेपरेटिंग प्लेन को ध्यान से देखिए, आप इसको रंग दे रहे हैं, देखिए कलर कर दिए सेपरेटिंग प्लेन को। ये जो सेपरेटिंग प्लेन है, सपोज कीजिए यहाँ से ये कट हो गया, कट तो एक्चुअली में हो गया यदि, या फिर नहीं कट हुआ है, एक्चुअली में कट करके देखना चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसे दिखेगा क्या अंदर का बात, अंदर में क्या हो रहा है मटेरियल के इनसाइड में, क्या कुछ दिखेगा आपको? तो नहीं दिखेगा। तो इसीलिए क्या किए हैं, इसीलिए इसको कट कर दिए, यहाँ से कट करके अब देखना है, ठीक है। एक्चुअली में देखने के लिए कट किया गया है। तो जब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो क्या आपको नज़र आ रहा है, देखिए कि इंटरनली जो है ये जो एरिया नज़र आ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोल रहे हैं, जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोग बोल रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, जैसे देखिए ये P लगा तो P के अपोजिट डायरेक्शन में, P के ये सारा देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है जिसको ब्लैक से दिखाएं। और इस P के इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको आप चाहे तो FR भी लिख सकते हैं। FR का मतलब इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स P का अपोजिट में इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इस P का अपोजिट में इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझ में आया जब मटेरियल को कट करके और देखे, जब देखने गए तो पता चला तेरी के इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। अब यही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो है इस मटेरियल को ब्रेक होने से रोक रहा है, फेल्योर होने से रोक रहा है, नहीं टूटने दे रहा है, यही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। तो नहीं टूटने देने का मीनिंग क्या हुआ, यदि आप एट सेफ कंडीशन बात करें, एट सेफ कंडीशन मतलब मटेरियल नहीं टूटा है, तो सेफ कंडीशन में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सेफ कंडीशन में जो होगा वो इन P का जो वैल्यू होगा, P का वैल्यू है ना, P का वैल्यू, ये P का वैल्यू या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, P का वैल्यू जो होगा, या फिर आप ऐसे कहें तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, ये बेहतर होगा समझना। ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा किसका, P का। यानी कि जो बाहर से आप फोर्स लगाए हैं, बाहर से फोर्स लगाए हैं उसके इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स बराबर या फिर ग्रेटर, तो इस कंडीशन में मटेरियल क्या रहेगा, ये बॉडी रिमेन्स सेफ, ये कभी नहीं टूटेगा। जब आप इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स ही ज़्यादा है बाहर से, बाहर के कंपैरिजन में, या फिर इक्वल है तो टूटने नहीं देगा। लेकिन आप ज़रा समझिए फेल्योर कंडीशन क्या होगा, जरा समझिए। एक तो बताइए आपको कौन सा कंडीशन, एट सेफ कंडीशन, तो फेल्योर क्या होगा। आप कहेंगे सर P का वैल्यू बढ़ जाए,
जो एक्सटर्नल फोर्स है पी एक्सटर्नल फोर्स है, पी एक्सटर्नल फोर्स है, पोलिंग नेचर का है, मटेरियल को खींच रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हमारा बेचारा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो है उसके कंपैरिजन में एफ आर इज इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल्योर कंडीशन हो जाएगा, मतलब मटेरियल का ब्रेकिंग कंडीशन है, जहाँ से कमज़ोर होगा मटेरियल टूट जाएगा। तो कभी भी एक बात याद रखेंगे, कभी भी जो हम लोग स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग, मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, अब सोचिए ऐसे भी अपने ही जीवन में इसको रिलेट करके देखिए आप, कोई दोस्त है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उस दोस्त को बहुत स्ट्रेसफुल उसका लाइफ चल रहा है, सपोज कीजिए आपका बहुत जिगरी दोस्त है, तो क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, समझाने के बाद उसको बहुत तरह का क्लू देंगे, बहुत कुछ बताएंगे, मोटिवेट करेंगे डियर, और फिर मोटिवेट करने के बाद उसका स्ट्रेस जो है उसको रिलीज करेंगे आप। अब जब स्ट्रेस रिलीज होगा तो सेफ हो जाएगा, है ना। हो सके तो आपसे बातें कर रहा था आपका दोस्त या कोई भी कि सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत स्ट्रेस हो गया है जीवन में, ऐसा बोल रहा है, तो आप सुसाइड न करें तो उसके लिए आप स्ट्रेस को रिलीज कीजिएगा। सुसाइड करेगा मर जाएगा ना, रिलीज कीजिएगा आप, है ना। रिलीज करेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि जिस दिन सुसाइड कर लिया मर गया उस दिन आप जा कर के स्ट्रेस कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे नहीं सर, हम बिल्कुल भी उसको सेफ कंडीशन में ही उस पर स्टडी करेंगे। जब वो बोला का स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो उसी टाइम उसका स्ट्रेस रिलीज करने का क्लू ढूंढेंगे, कुछ तरीका ढूंढेंगे कि कैसे स्ट्रेस हम अपने दोस्त का रिलीज करें। सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा है मटेरियल में। जब भी पढ़ाई करेंगे तो एट सेफ कंडीशन पढ़ाई करेंगे, ये फेल्योर कंडीशन पे पढ़ाई नहीं करेंगे। यानी कि सेफ कंडीशन में आप कहें तो जो फोर्स आप बाहर से लगाए उसी फोर्स को इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स के बराबर इक्वेट कर देंगे। जो फोर्स आप बाहर से लगाए उसी फोर्स को इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स के बराबर क्या कर देंगे, फार्मूला में इक्वेट कर देंगे डियर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से है, इस बात को आप समझिएगा। तो अब एक चीज़ और भी यहाँ से लिख दें कि जो ये आपको दिख रहा है ये एरिया कैसा एरिया है, तो आप इसको बोल सकते हैं रजिस्टिंग एरिया है। यही तो रजिस्ट कर रहा है ना, यहीं से तो रजिस्ट हो रहा है, तो दिस इज योर रजिस्टिंग एरिया, दिस इज योर रजिस्टिंग एरिया, यही है रजिस्टिंग एरिया। या फिर आप बोल सकते हैं कटिंग सेक्शन, ये ऐसा भी बोल सकते हैं, या कटिंग क्रॉस सेक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड प्लेन, है ना, या लेफ्ट प्लेन बोलिए एलपी, लेफ्ट प्लेन एंड राइट प्लेन, ऑन लेफ्ट प्लेन एंड राइट प्लेन एलपी, सॉरी आरपी लिखना है, राइट प्लेन का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये हुआ लेफ्ट प्लेन, तो लेफ्ट प्लेन का कटिंग, और राइट प्लेन हुआ राइट प्लेन का कटिंग। तो आप बोल सकते हैं कटिंग क्रॉस सेक्शन है ये, या रजिस्टिंग एरिया, सिंपली बोलिए इसको रजिस्टिंग एरिया बोलिए। ये रजिस्टिंग एरिया है, यही एरिया क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। अब जब प्रिज्मेटिक बार है तो रजिस्टिंग एरिया ही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको कट भी करेंगे तो यही एरिया ना निकलेगा, कोई दूसरा एरिया होगा क्या, सेम एरिया होगा। यानी कि रजिस्टिंग एरिया ना बोल करके आप इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं, सिंपली क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिंपली क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सिंपली क्रॉस सेक्शन एरिया है। उम्मीद है कि यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि कोई भी मटेरियल जल्दी से फेल्योर नहीं होना चाहता है, यानी कि कुछ टाइम तक वो क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। सेफ कंडीशन क्या है, फेल्योर कंडीशन क्या है, दोनों बातों को आप समझ पा रहे हैं। अब इस मटेरियल में यदि आपसे पूछे कि हाउ मच स्ट्रेस इंड्यूस्ड बिकॉज स्ट्रेस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी का, और जब भी स्ट्रेस इंड्यूस होता है तो कहाँ पे इंड्यूस होता है, कोई भी बॉडी के मटेरियल में इंड्यूस होता है, इंटरनली इंड्यूस होता है। इसको थोड़ा मिटाते हैं और आपको बतलाते हैं यहाँ पे मिटा करके। देखिए सब आप चीज़ों को लिखते जाएंगे, सेफ कंडीशन में ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपसे यदि पूछें कि इस बॉडी में कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, 9 क्या करेंगे, 9। अब यहाँ से फाइंड करते हैं स्ट्रेस का वैल्यू, स्ट्रेस। अब देखिए जो यहाँ पे स्ट्रेस फाइंड करने जा रहे हैं, ये स्ट्रेस होने जा रहा है नॉर्मल स्ट्रेस। कैसा वाला फाइंड करने जा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। आप कहेंगे ये नया चीज़ क्या आ गया सर। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर बड़ा हो रहा है इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस आपको डिटेल में बताएंगे। हम यहाँ पे सिंपली बता देते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हुआ जब भी क्रॉस सेक्शन प्लेन आपका लोड के परपेंडिकुलर हो। देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से आप देखिएगा तो चीज़ों को समझ में आएगा। जैसे ये आपका है,
यही है ना। तो ये आपका मान लीजिए प्लेन है, क्रॉस सेक्शन प्लेन है, फोर्स ऐसा लगा है ना, तो फोर्स और क्रॉस सेक्शन प्लेन कितना डिग्री पे? आप कहेंगे सर यहाँ पे ये प्लेन है, ये रजिस्टिंग प्लेन वाला है, या क्रॉस सेक्शन प्लेन है। देखिए यहाँ का ये प्लेन जो दिख रहा है आपको साइड से, जो आप देखेंगे ये प्लेन, इसी प्लेन को आपको समझा रहे हैं। ये प्लेन है, यहाँ पे फोर्स लगा है, ये ब्लैक कलर का मार्कर फोर्स है, तो फोर्स लगा है तो इसके बीच में कितना डिग्री? 90 डिग्री। जब भी क्रॉस सेक्शनल प्लेन और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा मटेरियल में, वो स्ट्रेस कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, वो स्ट्रेस कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। और जब भी क्रॉस सेक्शन प्लेन के पैरेलल फोर्स लगे, देखिए पैरेलल और टेंजेंशियल, ये नॉर्मल फोर्स, ये पैरेलल फोर्स, देख रहे हैं ना, ये लग रहा है क्रॉस सेक्शन को छूते हुए जा रहा है प्यार से, या फिर पैरेलल बोलिए या किसको टेंजेंशियल बोलिए। तो इस कंडीशन में जो मटेरियल में स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। खैर, तो इसीलिए नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेन होगा तो प्लेन पे आप देखें तो परपेंडिकुलर, ये फोर्स जो लगा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी इस प्लेन के फोर्स जो है ये कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री पे, इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस लिखे हैं, उसको थोड़ा और भी स्पेसिफाइड करके। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? आप सिंपली समझते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स यानी Fr डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग एरिया, डिवाइडेड बाय क्या होगा? रजिस्टिंग एरिया होगा। तो आप इसको और भी लिखेंगे, एट सेफ कंडीशन पढ़ेंगे तो Fr का वैल्यू ही हमारा P होगा, तो P डिवाइडेड बाय कितना होगा? रजिस्टिंग एरिया, दिस इज योर रजिस्टिंग एरिया, और रजिस्टिंग एरिया ही क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ये भी, ये क्या है? ये भी, इसको भी क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। इधर से भी कट करेंगे कहीं, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन एरिया निकलेगा, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन सेम, इसीलिए बार प्रिज्मेटिक बार, और प्रिज्मेटिक बार के लिए ही स्ट्रेस लिखने जा रहे हैं, उसी का वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? अब कहेंगे सर एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होगा सर्कल का एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया या रजिस्टिंग एरिया, दिस इज जो रजिस्टिंग एरिया या सिंपली क्रॉस सेक्शन एरिया, तो सर्कल का एरिया होगा। सर्कल का एरिया कितना होता है? π/4d स्क्वायर। चूँकि इसका डायमीटर मान लिए थे d, तो π/4d स्क्वायर होगा। तो ये जो वैल्यू निकल करके आया है, ये ब्यूटीफुल सा वैल्यू स्ट्रेस का वैल्यू है। इस मटेरियल में स्ट्रेस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पता चला कि इस बार का लेंथ पे स्ट्रेस इंडिपेंडेंट है ना। स्ट्रेस क्या है यहाँ पे? स्ट्रेस इंडिपेंडेंट, स्ट्रेस क्या है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ गिवन बार, ऑफ गिवन बार या बॉडी। स्ट्रेस क्या है? तो इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द गिवन बार। देखिए लेंथ कहीं है क्या, लेकिन डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है। डायमीटर का वैल्यू बढ़ जाएगा तो स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा डायमीटर का हो जाएगा तो स्ट्रेस कम इंड्यूस होगा। लेकिन डायमीटर का वैल्यू कम कर देंगे, बहुत पतला सा बना देंगे, ये जो बार है, ये जो सिलेंड्रिकल बार है, बहुत पतला सा बार हो जाएगा। कम डायमीटर मतलब पतला सा बार, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस उसमें बहुत ज़्यादा इंड्यूस होगा। देखिए ना, ये डायमीटर घटेगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अन्य स्ट्रेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डायमीटर बढ़ेगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, अन्य स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में जो बतलाए बेसिक, वो बातें आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ समझ में आ रहा है। अब जो है वो इसी लेक्चर में आपको सिंपली बताते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, क्योंकि बताए थे आपको कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक इस लेक्चर में दोनों के बारे में बताएंगे। और फिर टाइप्स जो इसका होता है और भी डिटेल में जो है कि टाइप्स कितने टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, अब पुलिंग नेचर का फोर्स देख रहे हैं तो जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। लेकिन यही कंप्रेसिव फोर्स होता तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होता वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होता। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्ट्रेस सिंपली यहाँ पे समझ गए। अब देखिए थोड़ा और भी बातें करते हैं आपसे। मान लीजिए एक बॉडी ऐसा होता, थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। इस तरीके का बॉडी होता, देख पा रहे हैं। अब इस पे एक्सियली फोर्स लग रहा है P अमाउंट का, एक्सियली है, एक्सियल फोर्स याद रहे, एक्सियल इसके एक्सिस से पास करता है, एक्सियल फोर्स एक्ट कर रहा है। और इसका लेंथ जो है वो L है, ध्यान से समझिए, और विड्थ जो है B है, और जो थिकनेस है वो कितना है? T है। दिख रहा है डायग्राम में? दिख रहा है। तो इसके लिए आपसे कोई पूछे इसके लिए तो स्ट्रेस निकाल दी, इसके लिए कितना स्ट्रेस होगा? तो सबसे पहले देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया का जरूरत पड़ता है या रजिस्टिंग एरिया का जरूरत पड़ता है। रजिस्टिंग एरिया या फिर आप इसी को बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, फॉर्मूला में वही होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हैं, रजिस्टिंग एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके लिए स्ट्रेस निकालेंगे तो आप कहेंगे सर स्ट्रेस
इज इक्वल टू होगा पी होगा ना डिवाइडेड बाय क्यों, क्योंकि सेफ कंडीशन में इसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इसमें भी इसी के जैसा डेवलप होगा। कट करके दो सेक्शन में देख सकते हैं आपकी डेवलप हो रहा है कि नहीं होगा। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स P के बराबर होता है सेफ कंडीशन में, तो P डायरेक्ट लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन होगा, जो कट करके देखेंगे, देखिए, या फिर इसको प्रोजेक्टेड एरिया भी बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया को प्रोजेक्टेड एरिया भी बोलते हैं। याद रखेंगे आप, रजिस्टिंग एरिया या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि प्रोजेक्ट करेगा जो एरिया। देखिए यहाँ पे फोर्स जब उधर से आप लगा रहे हैं, पी अमाउंट का फोर्स, पी प्रेशर नहीं है, पी फोर्स है, नोटेशन लिए हैं, पी अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट दोनों साइड से, तो प्रोजेक्टेड उसका कौन होगा। देखिए इस प्लेन को देखने के लिए साइड जाना पड़ेगा, इसी प्लेन पे एक्ट कर रहा है ना, मेरे हाथ को देखिए ऐसे है कुछ, यहाँ पे एक प्लेन होगा इस तरीके से, सामने से आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इस तरीके से होगा, है ना। देखिए ऐसा होगा, इसको इधर से दिखा रहे हैं। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ पे जो एक प्लेन बन रहा है वही होगा क्या आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या प्रोजेक्टेड एरिया। क्यों, क्योंकि फोर्स के प्रोजेक्शन में यही वाला एरिया आ रहा है। जैसे देखिए रेड से जिसको रंग दिए, देखिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इधर से भी दिखेगा, साइड से इधर से देखेंगे तो ये दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू क्या करना है, नीचे में पुट कर देना है। अब कहेंगे सर इस एरिया का वैल्यू निकलेगा B इंटू टी से इस एरिया का वैल्यू निकल जाएगा ना, इजिली निकल जाएगा B इंटू टी से। अब इसको अब मिटाते हैं, ये वाला बना लिए है ना, इसी को मिटाते हैं, इसमें चेंज करते हैं। देखिए अब मान लीजिए ये P जो है, ये P यहाँ पे नहीं लग रहा है, सपोज ये क्रॉस सेक्शन एरिया को भी हटा दीजिए, यहाँ पे ये नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, सारा डायमेंशन सेम है। अब देखिए इसी में चेंज कर रहे हैं, P जो है देखिए इस तरीके से लग रहा है, P समझ में आ रहा है कैसा दिख रहा है, Y डायरेक्शन में P लोड है और Y डायरेक्शन में लग रहा है। तो Y डायरेक्शन में जब लगेगा, ये बॉडी को देखिए Y डायरेक्शन में जब लगेगा, डायमेंशन सब सेम है, तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये नीचे से एरिया, ये नीचे से दिखेगा एक्चुअली मार्क आपको, बॉटम से दिखेगा, ये आपको फ्रंट से दिख रहा है, ये साइड से दिखेगा, और ये वाला कहाँ से दिखेगा, नीचे से, इसी में फोर्स लग रहा है। तो आपका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। ऊपर से भी आप देखेंगे तो यही क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, चेंज। तो आप कहेंगे सर L इंटू हो जाएगा T, देखिए लेंथ इंटू थिकनेस, ये नीचे से दिखेगा या ऊपर से दिखेगा, ये बात आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए यदि ऐसा लगे, इसको भी मिटाते हैं, तीन केस समझिएगा, तीनों का अलग अलग डायग्राम आप बनाइएगा। इसको भी मिटा देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ भी आपका नहीं लग रहा है, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। ये भी नहीं है आपका, ये T है, डायमेंशन सब चीज़ सेम है। अब जो फोर्स लगा है ना, वो Z डायरेक्शन में लगा है। Z का मतलब क्या हुआ, देखिए ये हुआ X डायरेक्शन, ये हुआ Y डायरेक्शन, और ये हुआ आपका Z डायरेक्शन। तो Z में लगा है, Z में लगने का मतलब देखिए रेड से दिखा रहे हैं, ये देखिए इस डायरेक्शन में, दिस इज योर Z डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में ऐसे लगा है, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का फोर्स लगा है P, ठीक है, P अमाउंट का फोर्स लगा, इसको और भी बाहर दिखा दी P अमाउंट का। अब ये जो फोर्स है इसको अच्छे से देखना चाहे कि कहाँ पे दिखेगा, तो बताएं कहाँ पे दिखेगा। देखिए आपको बतलाते हैं, ये आपको दिख रहा है, यही बिल्कुल भी सेम चीज़ है, देखिए आप यही है। अभी जो फोर्स एक टाइम में लगा था, यहाँ से लगा था साइड से, तो इधर वाला एरिया कंसीडर किए थे, इधर वाला एरिया कंसीडर किए थे, ये ऐसा है, ऐसे ही बना हुआ है बोर्ड पे। अब जो है एक बार अभी जस्ट इससे पहले नीचे से लगा था फोर्स, तो नीचे वाला एरिया लिए L इंटू टी, चूँकि ये है थिकनेस, ये है विड्थ और ये है लेंथ, ये लिए थे, यहाँ से फोर्स लगा। एक टाइम में आपको इधर से फोर्स लगा था ऐसे, तो ये वाला एरिया लिए थे, देखिए परपेंडिकुलर भी एरिया है ना। ये एरिया कितना लिए थे, B इंटू टी। अब जो फोर्स लगा Z डायरेक्शन, मतलब ये है, एक्चुअली में दिखाने के लिए वैसे दिखाए हैं, लेकिन ये है यहाँ से, क्योंकि ये नहीं दिखा सकते ना, एक बोर्ड के अंदर से, एक यहाँ से फोर्स लगा और एक बोर्ड के अंदर से। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो ये वाला एरिया ब्लैक से जो आपको दिख रहा है, इसमें यही होगा प्रोजेक्टेड एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ से फोर्स लगा, और फोर्स और एरिया का आप देखेंगे परपेंडिकुलर भी है, तो एरिया कितना होगा, आप कहेंगे सर L इंटू बी। आप लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कितना होगा, L इंटू बी होगा, ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। लास्ट में आपको रंग देते हैं 3। तो डियर यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो रहा है,
P डिवाइडेड बाय L इंटू बी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो होगा यही होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सामने वाला क्या होगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये सामने वाला ये क्या होगा, यही होगा क्रॉस सेक्शन एरिया L इंटू बी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। इसके पीछे भी होगा, ऑब्वियस है कि ये फ्रंट है, इसके बैक में भी होगा, है कि नहीं, क्योंकि जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ से उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि फोर्स के अकॉर्डिंग जो है, फोर्स के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, स्ट्रेस का वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जिधर फोर्स लगता है उस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किए, जब वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा तो वाई डायरेक्शन वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किए, जब जेड डायरेक्शन में लगा, जो कि बोर्ड पे जेड को ऐसे ही दिखा जा सकता है, तो जेड डायरेक्शन मतलब ये जो सामने वाला प्लेन है इस पे इधर से एक पुलिंग का फोर्स है और बैक डायरेक्शन से भी पुलिंग का। ये पुलिंग नेचर का जो अभी तक फोर्स दिखाए हैं ये पुशिंग नेचर का भी हो सकता है। पुशिंग का होगा तो उस कंडीशन में स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड का वैल्यू सेम होगा, सिर्फ पुशिंग के केस में नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, क्योंकि पुशिंग लोड के केस में पुशिंग स्ट्रेस जनरेट होता है जिसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, और पुलिंग लोड के केस में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है जिसको टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं और पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, यानी टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव साइन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस नेगेटिव साइन, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू दी पुशिंग फोर्स। तो सारे में आप पुशिंग फोर्स कर देंगे, मैग्नीट्यूड का वैल्यू जैसे निकाल रहे हैं हर एक चीज़ सेम होगा। यहाँ भी आप समझेंगे तो वही होगा, इधर पुशिंग का कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टिंग फोर्स का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज़ एज इट इज रहेगा, है ना। लेकिन पुशिंग के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि नेगेटिव से दिखाया जाता है, साइन कन्वेंशन है। खैर नेक्स्ट लेक्चर में और भी उसके बारे में हम लोग पुलिंग पुशिंग हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स आइडिया तो हो गया है, अब आपको हम बतलाते हैं स्ट्रेन से रिलेटेड कि स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेन से रिलेटेड बताने के लिए क्या करेंगे, ये सब डायग्राम मिटा दीजिए, ये सब का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब किसके लिए है, तो ये सब सारा स्ट्रेस समझाने के लिए था। चलिए इसको भी मिटा देते हैं और यहाँ से आपको समझाते हैं स्ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ बताते हैं, सिंपल स्ट्रेन। ठीक है, इसमें भी आपका ये जो प्लेन कंसीडर किए थे, इस प्लेन का भी कोई मीनिंग नहीं है, इसी में आपको समझा देते हैं। एक बार और फिर से आप डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, फिर से ऐसा ही डायग्राम आप बना लेंगे। देखिए मान लीजिए इसी को हम समझे, यही आपको स्टार्टिंग में यही था, प्रिज्मेटिक बार ही है, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स पुलिंग नेचर का ही लग रहा है, कोई इशू नहीं है, पुलिंग नेचर का ही फोर्स है। जब पुलिंग नेचर का फोर्स लगेगा, सभी लोग यहाँ से समझ में सभी को आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर का है, चूंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंसीडर किया जाता है, मटेरियल एज्यूम किया जाता है कि इलास्टिक बिहेवियर वाला, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के ऊपर हम लोग डील करते हैं। तो क्या होगा, मटेरियल एलोंगेट हो सकता है, पुलिंग है इसीलिए एलोंगेट हो सकता है, ये लोड लिखा हुआ है, पुलिंग है तो एलोंगेट हो गया। सपोज देखिए कैसे एलोंगेट हो गया, रेट से इसको दिखा देते हैं। मान लीजिए इस तरीके से ये एलोंगेट हो गया, कुछ भी होगा, ये सिलेंडर है ऐसा कुछ, क्या हो गया, एलोंगेट हो गया। ये जब ये एलोंगेट हुआ है, क्लियरली आप देखिए यहाँ से विजिबल होगा आपको कि इसका लेंथ बढ़ गया, एल प्लस सपोज हो गया कितना, डेल एल हो गया, इसका लेंथ बढ़ करके कितना हो गया, एल प्लस डेल एल लेंथ हो गया। पहले एल था, अब क्या हो गया, डेल एल हो गया। आपसे हम यदि पूछेंगे कि ये बताइए कि इनिशियल लेंथ कितना है, इनिशियल लेंथ तो आप बोलेंगे एल है। आपको हम बोलेंगे फाइनल लेंथ कितना है, तो आप बोलेंगे एल प्लस डेल एल है फाइनल लेंथ। यही तो है, लेंथ ही क्यों बोले, डायमीटर क्यों नहीं बोले, इसलिए नहीं डायमीटर यहाँ पे बोले कि लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, अभी उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे आने वाले लेक्चर में आपको हम डायमीटर के अलोंग भी जो स्ट्रेन जनरेट होगा उसके बारे में बताएंगे। अभी एक सिंपल स्ट्रेन के बारे में आपको बतला रहे हैं जो कि लेंथ के अलोंग डेवलप हो रहा है, उसके बारे में यहाँ बतलाने जा रहे हैं। तो देखिए इनिशियल लेंथ के अलोंग लोड लग रहा है ना, लेंथ के अलोंग लेंथ बढ़ गया, डायमीटर भी घटा है एक्चुअली में, लेकिन डायमीटर वाला स्ट्रेन हम आगे आने वाले लेक्चर में बताएंगे। क्योंकि क्या है, डायमीटर वाला स्ट्रेन को लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। खैर यहाँ पे सिंपल स्ट्रेन से बात करेंगे। तो स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन जो होता है आप समझिए, जैसे स्ट्रेस समझ गए ना, तो स्ट्रेन का डेफिनेशन समझिए। आप लिखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, आप याद रखिएगा, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन क्या, डायमेंशंस टू दी
टू द ओरिजिनल डायमेंशंस, टू द ओरिजिनल डायमेंशन, टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब क्या होता है ये, तो इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब है डायमेंशन लेस भी बोल सकते हैं, या इट हैज नो यूनिट, डायमेंशन लेस। इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है समझते हैं, जैसे दैट इज करके यदि आप लिखें तो कहेंगे कि स्ट्रेन बराबर जो होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू जो होगा, है ना, वो क्या होगा, रेशियो है, तो चेंज इन ऊपर में लिखेंगे, चेंज इन क्या, डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन क्या लिखेगा नीचे, ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल क्या, डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब बात को समझिए क्या हो रहा है। यदि हम इसके लिए बात करें अलोंग द लेंथ स्ट्रेन निकालने जा रहे हैं, अलोंग द लेंथ, चूंकि फोर्स लगा है अलोंग द लेंथ, तो जो स्ट्रेन का वैल्यू निकलेगा तो स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू, उसके बाद चेंज इन डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हैं फाइनल डायमेंशन, एफ डी का मतलब फाइनल डायमेंशन माइनस आई डी का मतलब इनिशियल डायमेंशन, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मतलब क्या हुआ, इनिशियल डायमेंशन को ही ओरिजिनल डायमेंशन बोलेंगे, यही तो हो गया ना ओरिजिनल डायमेंशन। ओडी ओरिजिनल डायमेंशन मतलब क्या, इनिशियल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन का मतलब क्या, ओरिजिनल मतलब क्या, जो स्टार्टिंग में था, तो जो इनिशियल था वही ओरिजिनल कहलाएगा, तो इनिशियल डायमेंशन ही ओरिजिनल आपका। एफ डी फाइनल डायमेंशन, आई डी इनिशियल डायमेंशन, आई डी फिर से इनिशियल डायमेंशन। तो यहाँ से देखिए कितना बढ़िया बात निकल कर आ रहा है। फाइनल डायमेंशन कितना है, आप कहेंगे सर एल प्लस डेल एल है, लेंथ के अलोंग ही बातें कर रहे हैं, लेंथ भी तो एक डायमेंशन है। इनिशियल डायमेंशन कितना है, आप कहेंगे सर इनिशियल मतलब ओरिजिनल, यानी एल है, इनिशियल कितना है एल। यहाँ से एल और एल कैंसल आउट हो जा रहा है, बच क्या रहा है, डेल एल अपॉन एल, जो कि किस में हो रहा है, पॉजिटिव में। डेल एल अपॉन एल किस में है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पुलिंग नेचर का फोर्स लगा है। यदि ये पुशिंग नेचर का फोर्स होता तो ये वैल्यू नेगेटिव आता। हम पुशिंग नेचर का फोर्स को लेकर के ये तो लिख लिए हैं, इसको मिटाते बताते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेन जो है, इसी स्ट्रेन को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि पुलिंग नेचर का फोर्स लगा है, टेंसाइल स्ट्रेन। टाइप हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो और भी डिटेल में चलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। इसमें भी आप स्ट्रेन निकाल सकते थे, किसी बॉडी में भी। अब इसी में आप याद रखेंगे कि यदि इसी बॉडी में कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगेगा, तो कंप्रेसिव के केस में क्या होगा, देखिए समझिए अब चीज़ों को। देखिए ये बॉडी, फिर से एक बॉडी हम बना दें, सपोज कीजिए एक बॉडी है, आपको जरूरी नहीं ऐसा होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी होगा, इसी को लेकर चल रहा है। लोड जो लग रहा है ना, देखिए पी लोड लगा, पुशिंग नेचर का लगा, और क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर भी है, क्रॉस सेक्शन पे क्या है, परपेंडिकुलर भी है, देखिए, यानी कि नॉर्मल लोड है। ये लोड कैसा है, दोनों केस में नॉर्मल लोड है, ये ध्यान रहे, नॉर्मल लोड है। तो इसका भी जो है और लेंथ कितना है, एल है, इसका भी लेंथ कितना, एल। अब पुशिंग का लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका डायमेंशन कैसे हो जाएगा चेंज, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कंप्रेस होकर के। अब इसका जो लेंथ हो गया, वो लेंथ कितना हो गया, तो बढ़ा या घट गया, घट गया, एल माइनस कितना हो गया, डेल एल हो गया। लेंथ पहले से छोटा हो गया, इसलिए एल प्लस डेल एल नहीं, एल माइनस डेल एल। डेल एल इज योर चेंज इन लेंथ, कि कितना टोटल चेंज हुआ लेंथ में, टोटल चेंज इन लेंथ डेल एल से दिखा रहे हैं। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी का भी बात कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या चेंज आ रहा है उसका भी बातें नहीं कर रहे हैं, आने वाला लेक्चर में उसका बात करेंगे। ये कैसा नेचर का है, पी जो यहाँ पे लगा, ये आप कहेंगे ये पुशिंग नेचर का है, कैसा है, तो पुशिंग है। ये भी कैसा है, पी फोर पुशिंग नहीं, आप समझिएगा, पी लोड है, पी लोड है, नेचर पुशिंग है। तो इस कंडीशन में जब स्ट्रेन आप निकालेंगे, इसी फॉर्मूला में देखते हैं, फिर से मिटा देते हैं इसको। तो देखिए क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम होगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस केस में फाइनल क्या हुआ, तो इस केस के लिए देखिए इनिशियल इस केस में क्या है, एल है, फाइनल क्या है, तो फाइनल है एल माइनस डेल एल। इस केस के लिए चेंज कर दिए,
फाइनल। तो फाइनल क्या हो गया, एल माइनस डेल एल हो गया फाइनल। इनिशियल क्या था, एल था हमारा, इनिशियल एल था। एल से एल कैंसल आउट हो गया, बच क्या गया, तो माइनस डेल एल अपॉन एल। देखिए इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे माइनस के साथ आया है, माइनस के साथ आया है और इससे पहले वाला प्लस के साथ। तो याद रखेंगे ये जो स्ट्रेन है ये कैसा स्ट्रेन है, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है। ये कैसा स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है। आपको समझ में आया इस लेक्चर में अभी तक जरूर इतना बात कि जैसा नेचर का फोर्स होगा वैसा नेचर का स्ट्रेस होगा, वैसा नेचर का स्ट्रेन होगा। ये बात हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मिटा करके, यदि P का वैल्यू होगा पुलिंग का, P का वैल्यू कैसा होगा, पुलिंग का, तो जो स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। आप लिख लीजिएगा, टी स्ट्रेस का मतलब टेंसाइल, और जो स्ट्रेन होगा वो कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा। ठीक है। P का वैल्यू यदि पुशिंग नेचर का होगा, पुशिंग नेचर का होगा, तो स्ट्रेस जो होगा C स्ट्रेस। C स्ट्रेस का मतलब आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। C स्ट्रेस का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस आप लिख लीजिएगा। और स्ट्रेन भी कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन वो भी होगा कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। जैसा स्ट्रेस होगा वैसा ही स्ट्रेन भी होगा, जैसा स्ट्रेस होगा वैसा ही स्ट्रेन। पुलिंग नेचर का फोर्स, तो पुलिंग नेचर का स्ट्रेस उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी टेंसाइल स्ट्रेन। पुशिंग नेचर का फोर्स, तो स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस, सी स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसके करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन जनरेट होगा। यहाँ तक इस लेक्चर में आपको समझ में आया स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है अच्छे से। स्ट्रेस में जो डायग्राम बनाए थे वो सारा पुलिंग का बनाए थे, अब सिमिलरली पुशिंग के लिए भी बना सकते हैं। अब एक साइन कन्वेंशन है, इस बात को आप कहीं लिख लीजिएगा कॉपी में अच्छे से, साइन कन्वेंशन अच्छे से लिखिएगा। साइन कन्वेंशन यहाँ पे ये बताते चले आपको। साइन कन्वेंशन में ये होता है कि टेंसाइल के लिए जो होता है, स्ट्रेस हो या फिर कुछ भी हो, स्ट्रेस हो या स्ट्रेन हो, टेंसाइल के लिए यूज करेंगे पॉजिटिव साइन हमेशा, और कॉम्प्रेसिव के लिए जो होता है, कॉम्प्रेसिव के लिए स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव हो या स्ट्रेन कॉम्प्रेसिव हो, ऑलवेज जो यूज होगा कौन सा साइन, नेगेटिव साइन यूज होगा। आप यहाँ पे देख भी पाए कि स्ट्रेन निकला है नेगेटिव में, अपने आप निकल गया डियर नेगेटिव में, तो नेगेटिव में निकला, इसका मतलब ये स्ट्रेस का सॉरी ये स्ट्रेन कैसा है, ये स्ट्रेन जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है। खैर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप में बताएं, स्ट्रेन क्लियरली बताएं और आप स्ट्रेस को क्लियरली बताएं। टेंसाइल कॉम्प्रेसिव आने वाला लेक्चर में और भी डिटेल में होगा। सो डियर, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ रायता की तरह वीडियो को फैला दें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।